नमस्कार। द लॉजिकल क्लासरूम के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हमारा नाम है आशुतोष और आज हम चर्चा करेंगे हिंदू फीमेल के प्रॉपर्टी के सक्सेशन की, अर्थात हिंदू महिला की संपत्ति के उत्तराधिकार की। सबसे पहले हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखेंगे कि हिंदू महिला के पास संपत्ति के क्या अधिकार रहे हैं। तो ऐतिहासिक रूप से तो जो कमेंट्रीज हैं वो इंडिकेट करती हैं कि विमेन के पास हमेशा कैपेबिलिटी तो रही है, हिंदू विमेन के पास, कि वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सके। लेकिन जो प्रैक्टिस है उसमें और थ्योरी में काफी अंतर रहा है। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि फीमेल्स के पास बहुत ही कम प्रॉपर्टी होल्डिंग रही है। और ऐसा है कि कई कमेंट्रीज जो ऐसी भी हैं हिंदू क्लासिकल लॉ की, वो यहां तक की कहती हैं कि अगर किसी महिला के द्वारा किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाता है तो वो उस ट्रांसफर को ही इनवैलिड बता देती है। तो इससे आप खुद देख सकते हैं कि जब ट्रांसफर का ही अधिकार नहीं है तो प्रॉपर्टी होल्डिंग का अधिकार कितना कम रहा होगा। अब अगर हम प्रॉपर्टी की बात कर ही रहे हैं तो आइए देखते हैं क्लासिकल हिंदू लॉ में फीमेल्स के पास किस तरह की प्रॉपर्टीज थी। तो मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज को अगर मिला दिया जाए तो उनको दो अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होती है स्त्रीधन प्रॉपर्टीज और एक होती है नॉन स्त्रीधन प्रॉपर्टीज। स्त्रीधन प्रॉपर्टीज को फर्दर सौदाइका और नॉन सौदाइका में क्लासिफाई करते हैं। आइए देखते हैं स्त्रीधन और नॉन स्त्रीधन क्या होता है। स्त्रीधन प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो उस महिला को गिफ्ट के रूप में मिली हो अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के द्वारा। कब कब मिली हो? मैरिज के दौरान, शादी के समय मिली हो, या किसी धार्मिक अनुष्ठान का कार्यान्वयन किया गया हो तब मिली हो ऐसी प्रॉपर्टीज। या फिर वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हो, उसने अपनी कला से अपनी क्षमता से कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की हो, या फिर उसको मेंटेनेंस के रूप में मिली हो, या बिक्वेस्ट हुआ हो। ऐसी सारी प्रॉपर्टी स्त्रीधन कहलाती है। नॉन स्त्रीधन क्या है? स्त्रीधन के अलावा जो भी प्रॉपर्टीज आती हैं वो नॉन स्त्रीधन हो जाती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का। अर्थात उस महिला को, किसी भी महिला को अगर इनहेरिटेंस से संपत्ति मिल रही है, चाहे वो किसी महिला रिलेशन से मिल रही हो चाहे मेल रिलेशन से मिल रही हो, वो सारी संपत्ति जो है वो नॉन स्त्रीधन कहलाएगी। अब स्त्रीधन प्रॉपर्टी, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें लार्जर पावर होना चाहिए महिला के पास। तो एक्चुअली भी इसमें लार्जर पावर ऑफ डिस्पोजल होता है महिला के पास। जो नॉन स्त्रीधन प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें लिमिटेड इंटरेस्ट ही होता है बस। अच्छा, गौरतलब बात यह है कि पुराने समय में सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी होती थी, संपत्ति जो सबसे ज्यादा आती थी, वो इनहेरिटेंस के थ्रू ही आती थी। और वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो महिला की है वो नॉन स्त्रीधन में है, जिसमें उसका लिमिटेड इंटरेस्ट है। ये भी इस बात को दिखा रहा है कि दो theoretically a woman could have possessed property, but practically the amount of property she possessed with absolute interests was limited. तो हम आगे बढ़ते हैं। स्त्रीधन जो प्रॉपर्टी है उनको फिर दो भाग में डिवाइड किया गया है, सौदाइका और नॉन सौदाइका। सौदाइका क्या होती है? ऐसा स्त्रीधन जो रिलेटिव्स के थ्रू मिला, उसको तो सौदाइका कहते हैं। नॉन सौदाइका क्या है? इसके अलावा, सौदाइका के अलावा जैसा भी स्त्रीधन है वो सब नॉन सौदाइका है। इसमें इवन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी इंक्लूडेड है। ये डिफरेंशिएशन क्यों है? क्योंकि सौदाइका प्रॉपर्टी जो है उसमें तो जो फीमेल है उसके पास एब्सोल्यूट पावर ऑफ एलियनेशन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हर मैरिटल स्टेटस। चाहे वो शादीशुदा है चाहे नहीं है, वो जिस भी स्टेज में है लाइफ के, उसके पास एब्सोल्यूट पावर ऑफ एलियनेशन है। लेकिन नॉन सौदाइका प्रॉपर्टी जो है, इस पर मैरिटल स्टेटस का बड़ा ही रोल है। रोल ऐसे है कि एक बार शादी हो जाती है तो विवाहोपरांत वो महिला अपनी इस प्रॉपर्टी का एलियनेशन तब तक नहीं कर दे सकती है जब तक उसको उसके पति की सहमति ना मिल जाए। तो आप यहां भी देख रहे हैं कि उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज पर, या बहुत सारी प्रॉपर्टीज पर यूं कहें तो, उसको एलियनेशन का पूरा अधिकार नहीं है। उसको अपने पति का कंसेंट चाहिए। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी कि ये हम क्लासिकल हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं। अब क्या है, ये जो चीजें थी इनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव लेजिस्लेशन के द्वारा लाया गया है। तो हम कुछ महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन को पढ़ते हैं। सबसे पहला लेजिस्लेशन है हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937। ये आजादी के पहले का लेजिस्लेशन है। इसमें जो ये लेजिस्लेशन था ये ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो है ये विडोज को राइट देने का काम कर रहा था। होता यूं था कि जो विडोज होती थी उनके रख रखाव का जो, उनके मेंटेनेंस का जो ड्यूटी थी, उसकी ड्यूटी
वो कास्टेड अपॉन थी कोपार्टनर्स की, उनके जो डिसीज्ड हस्बैंड थे, तो उसके बाद जो कोपार्टनर्स बचते थे उनको उनका रखरखाव करना था, पर ऐसा हो नहीं रहा था। तो लेजिस्लेचर ने क्या किया, इसी ड्यूटी को एक राइट में कन्वर्ट कर दिया और कह दिया कि अगर कोई हिंदू पुरुष जो है वो इंटेस्टेट मरता है, मतलब बिना किसी विल वगैरह के मरता है और एक विडो को छोड़ के जाता है, तो उस विडो में के पास क्या क्या होगा, उस विडो के पास उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी, साथ ही साथ उसके जॉइंट फैमिली इंटरेस्ट में भी अधिकार होगा, उसमें भी उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, ये कह दिया लेजिस्लेशन ने। ठीक। और ये जो प्रॉपर्टी मिलेगी ये इस हद तक मिल रहा है इंटरेस्ट कि उसको पार्टीशन क्लेम करने तक का अधिकार दे दिया। लेकिन एक जरूरी बात ये है कि ये जो इंटरेस्ट दिया उस विडो को, वो लिमिटेड इंटरेस्ट दिया है, वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं दिया है। तो जब वो विडो उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वो वापस प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाएगी कोपार्टनर्स के पास या एयर्स के पास, उस डिसीज्ड हस्बैंड की, जैसा केस हो वैसा। तो अगला इंपॉर्टेंट क्या है, अगला इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का, हिंदू कोड बिल के थ्रू ये आया था। इसमें जो सेक्शन 14 है ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी सेक्शन है। इसने क्या किया, इसने ये कहा कि इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले, जस्ट पहले, मतलब ये एक्ट लागू होने के पहले, अगर किसी फीमेल के पास कोई लिमिटेड इंटरेस्ट, लिमिटेड ओनर वाली प्रॉपर्टीज थी, तो वो उसकी फुल ओनरशिप की हो जाएंगी अगर उसके पास ऐसी प्रॉपर्टीज थी। ठीक है। तो और इसके बाद एक्ट के आने के बाद तो जो प्रॉपर्टीज मिलेंगी उसको, वो तो एब्सोल्यूट ओनरशिप की रहेंगी रहेंगी। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रॉपर्टी पोजेस्ड जो है, इसको हमें फिजिकल पोजेशन नहीं देखना है, लीगल पोजेशन देखना है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसका लीगल पोजेशन उस महिला के पास हो सकता था और लिमिटेड इंटरेस्ट था, तो वो इंटरेस्ट एब्सोल्यूट इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन जब देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें बहुत ही ज्यादा लिबरल एक्सप्लेनेशन है और बहुत ही सारी प्रॉपर्टीज को इंक्लूड किया है, इवन ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज को इंक्लूड कर दिया है। जैसे कि आप देखिए स्टार्टिंग में, acquired by Hindu female by inheritance or device or at partition or in lieu of maintenance or arrears of maintenance, ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारी क्या है, ये नॉन श्रीधन प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद देखिए बाय वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम एनी पर्सन वेदर रिलेटिव और नॉट, ये क्या है, ये श्रीधन प्रॉपर्टीज है, स्पेसिफिकली लिखता भी है श्रीधन प्रॉपर्टीज। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो थी, अगर इसमें उसका लिमिटेड इंटरेस्ट था, तो वो इस एक्ट के आने के बाद से एब्सोल्यूट इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ लेकिन इसने, इस एक्ट ने कहा कि अगर कोई प्रॉपर्टी इसको मिली है बाई डिक्री या कोई गिफ्ट ऐसा बना था जिसमें लिमिटेड इंटरेस्ट दिया गया था, तो उसके साथ ये एक्ट, ये सेक्शन छेड़खानी नहीं करेगा। ये बेसिकली सब पर लागू होता है, मेल्स के साथ भी है कि मेल को भी अगर कोई गिफ्ट, कंडीशनल गिफ्ट मिल रहा है, तो या कोर्ट की डिग्री से कंडीशनल ट्रांसफर हो रहा है, तो वो जो है वो डिग्री सुपरसीड करेगी और ये, और उसकी प्रॉपर्टी कभी एब्सोल्यूट नहीं हो पाएगी। इसके बाद अगला हम लेजिस्लेशन देखते हैं, वो है हिंदू सक्सेशन एक्ट का अमेंडमेंट 2005 का। ये भी एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी अमेंडमेंट था। इसमें सेक्शन 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 जो है उसने क्या किया, उसने किया ये कि उसने हिंदू ज्वाइंट फैमिली में अगर कोई कोपार्टनर था, तो उसकी बेटी को भी बाय बर्थ कोपार्टनर बना दिया उसकी फैमिली में। और जब ये बना दिया तो क्या किया, उसको सेम राइट्स दे दिए कोपार्टनरी के जो कि उसे मिलते अगर वो एक पुत्र होती। तो पुत्र के समान अधिकार बेटी को दे दिया गया और वो कोपार्टनर बन गई। तो अब हमको क्या लग रहा है कि दो तरह की, वाइडली दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं। एक कौन सी है, एक एब्सोल्यूट प्रॉपर्टीज है हिंदू फीमेल के पास, और दूसरी है कोपार्टनरी प्रॉपर्टीज 2006 के अमेंडमेंट के बाद से। तो अब देखते हैं कि इनका सक्सेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेस्टामेंट्री सक्सेशन की, अर्थात ऐसा सक्सेशन जब वो जो महिला जिसकी मृत्यु हो रही है उसने मृत्यु से पहले अपना कोई विल, वसीयत बना दी है। तो ये सेक्शन 30 जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, ये कहता है एनी हिंदू, इसमें महिला पुरुष दोनों आ जाते हैं, वो विल द्वारा अपनी प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ये कहता है कि एट द इंटरेस्ट ऑफ अ मेल हिंदू, यहाँ शब्द यूज किया गया है मेल, और इन अ मिताक्षरा कोपार्टनरी प्रॉपर्टी। ठीक है। तो वो क्या कहता है कि उसकी जो मिताक्षरा कोपार्टनरी प्रॉपर्टी है, वो भी ऐसी प्रॉपर्टी डीम की जाएगी
जिसको डिस्पोज किया जा सकता है विल के द्वारा। अब बात यह है कि यहाँ मेल लिखा है और ये सेक्शन 2005 के अमेंडमेंट के पहले का है। तो 2005 के अमेंडमेंट के बाद लेजिस्लेशन ने यहाँ मेल को फीमेल नहीं किया या मेल को काटा नहीं, तो ये लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का ये एक एरर हो सकता है। और क्योंकि इस पूरे अमेंडमेंट के बाद सक्सेशन एक्ट में कई सारे लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के एरर्स हैं, तो पैरी मटीरिया हम ये मान सकते हैं कि ये मेल जो है ये फीमेल भी पढ़ा जाएगा। अब आते हैं इंटरस्टेट सक्सेशन, अर्थात ऐसा उत्तराधिकार जिसमें जो महिला की मृत्यु हुई है उसने कोई विल नहीं बनाई। तो उसके लिए सेक्शन 15 है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, वो पहले तो 5 एयर्स की एक सूची बनाता है। पहली सूची में कौन है? सन्स, डॉटर्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज सन और डॉटर और हस्बैंड, ये हैं पहली सूची में। उसके बाद हैं एयर्स ऑफ हस्बैंड, माता और पिता उस महिला के, एयर्स ऑफ फादर पिता के उत्तराधिकारी, और आखिरी सूची में है महिला के उत्तराधिकारी। तो इन लोगों के पास प्रॉपर्टीज जाएंगी। कैसे जाएंगी ये रूल हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। अब दो खास बात है हिंदू सक्सेशन एक्ट की। पहली तो ये कि ये एक ऐसा एक्ट है जो महिला और पुरुष की संपत्ति के उत्तराधिकार में विभेद करता है। कैसे करता है कि अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, अलग अलग एयर्स की लिस्ट है, प्रॉपर्टी डिवोल्यूशन का रूल भी अलग अलग है। तो पहला तो ये। दूसरा ये कि ये जो एक्ट है ये कोशिश ये करता है कि जो संपत्ति है वो अपनी ओरिजिनल फैमिली में कंजर्व रहे। जैसा कि अब हम देखेंगे, इसका जो नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज है उसका सब क्लॉज ए जो है वो कहता है कि अगर किसी फीमेल हिंदू को उसके पिता या उसकी माता द्वारा इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिली है, तो वैसी प्रॉपर्टी जब उस फीमेल के मृत्यु के बाद उस सक्सेशन में जाएगी, तो वो अगर उसके बच्चे नहीं है या बच्चों के बच्चे नहीं है तो वो सीधे किसके पास जाएगी? उसके पिता के उत्तराधिकारियों के पास जाएगी। यानी वो उसके हस्बैंड के पास भी नहीं जाएगी और बाकियों के पास भी नहीं जाएगी। तो पिता या माता की जो प्रॉपर्टी थी कि वो पिता के फैमिली में ही कंजर्व हो गई। ऐसे ही कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो उस फीमेल ने इनहेरिट की है अपने हस्बैंड या अपने ससुर से, वो उसके बच्चों या बच्चों के बच्चों की अनुपस्थिति में वो और किसी के पास नहीं जाएगी, वो उसके पति के उत्तराधिकारियों के पास जाएगी। तो पति के परिवार की संपत्ति जो है वो पति के परिवार में रुक जाएगी। अब हम रूल 16 पढ़ते हैं। ये ऑर्डर हम सेक्शन 16 पढ़ते हैं। ये कुछ रूल्स की बात करता है कि कैसे सक्सेशन होना है। तो पहला रूल जो है वो सिंपली ये कहता है कि जो उत्तराधिकारियों की सूची हमने देखी है पांच तरह की, उसमें जो जो भी पहले एंट्री है वो एंट्री जो है वो सुपरसीड करेगी बाकियों को। तो किसी भी प्रीसीडिंग एंट्री में कोई भी मेंबर होगा तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी ले जाएगा। कई मेंबर हैं तो सारे के सारे इक्वल प्रॉपर्टी ले जाएंगे। जब तक उस सूची में कोई भी है तो अगली सूची में प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। ये तो बात ये रही। दूसरी बात ये है कि रूल 2 है, ये कहता है कि मान लीजिए जहां प्री डिसीज सन या प्री डिसीज डॉटर के बच्चे हैं तो उनको कैसे प्रॉपर्टी जाएगी। तो कहा जाता है कि उनके जो प्री डिसीज पेरेंट होंगे, फादर या मदर जिनके थ्रू उनको मिल रही है, तो उनका एक हिस्सा बटेगा और उस हिस्से में फिर उसकी ब्रांच को इक्वली डिवाइड किया जाएगा प्रॉपर्टी को। और अगला है रूल 3। ये रूल किसके लिए है? ये रूल है, जैसा हमने देखा कि पहले पीछे भी जो उत्तराधिकारियों की सूची थी उसमें कुछ लोगों के उत्तराधिकारियों की भी सूची थी, मतलब एयर्स ऑफ हस्बैंड, एयर्स ऑफ फादर, एयर्स ऑफ मदर। तो ऐसे एयर्स को कैसे जाएगी? और जैसा हमने 15 क्लॉज 2 में देखा था, जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेड थी उस हिंदू फीमेल को, वो वापस जा रही थी अपने जिनसे इनहेरिटेड हुई थी उनके एयर्स के पास, तो कैसे जाएगी? तो यहां पर ये रूल कहता है कि ये मान लिया जाएगा कि जैसे ही उस फीमेल की मृत्यु हुई उसके तुरंत ही बाद उन लोगों की भी मृत्यु हो गई जिनके उत्तराधिकारियों को यह संपत्ति वापस जानी है। तो ये रहा कुल मिलाकर के हिंदू फीमेल के प्रॉपर्टी का सक्सेशन। आशा है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानकारियां मिली होंगी। ऐसे ही और रोचक लीगल नॉलेज, विधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।